नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। यूपी में योगी सरकार की बड़ी पहल, कौशल प्रशिक्षण में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण मिलेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा करें। एसिड अटैक पीड़िताओं को प्राथमिकता मिलेगी और ऐसे में आत्मविश्वास सम्मान लौटाने का सशक्त जरिया है। कौशल विकास से आत्मविश्वास और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। प्रशिक्षण से रोजगार और सम्मान अवसर भी मिलेंगे। वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा करें। कौशल विकास से आत्मविश्वास और सम्मान दोनों मिलेंगे। प्रशिक्षण से रोजगार और समान अवसर मिलेंगे। वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए बड़ी पहल है। यूपी में योगी सरकार की एक और बड़ी पहल, कौशल प्रशिक्षण में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण मिलेगा। साथ ही एसिड अटैक पीड़िताओं को भी आगे रखा गया है। आत्मविश्वास सम्मान के साथ साथ तमाम वो चीजें मिलेंगी। कौशल विकास से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, समान सम्मान भी मिलेगा। वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अहम पहल की जा रही है। यूपी में बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ साझा करें। कौशल प्रशिक्षण में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण और ऐसे में एसिड अटैक पीड़िताओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आत्मविश्वास सम्मान लौटाने का यह सशक्त जरिया है। कौशल विकास से आत्मविश्वास और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। प्रशिक्षण से रोजगार और समान अवसर भी मिलेंगे। साथ ही वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। यूपी में योगी सरकार की ये बड़ी पहल है। कौशल प्रशिक्षण में दिव्यांगजनों को आगे रखा गया है। 5% का आरक्षण भी उन्हें दिया जाएगा और इसके साथ ही एसिड अटैक एक बड़ी समस्या रहती है। एसिड अटैक पीड़िताओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, योगी सरकार की ये बड़ी पहल है, दिव्यांगजनों को आगे रखा गया है, 5% का आरक्षण उन्हें दिया जा रहा है और साथ में जो एसिड अटैक पीड़िता हैं उनको भी प्राथमिकता दी जा रही है। पुनीत, देखिए, सीधे तौर पे कौशल विकास के माध्यम से जो दिव्यांगजन हैं और जो एसिड पीड़िता हैं, जो एसिड सर्वाइवर हैं, उनको 5% का आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में अगर वो किसी भी तरीके से कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और कहीं भी जॉब प्रेफरेंस आता है तो 5% के आरक्षण के माध्यम से उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उनके लिए ऐसी जॉब सुटेबल होंगी जो वो कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी फैक्ट्री में है तो जाहिर तौर पर अगर उनका अकाउंट में उन्होंने किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट कोर्स किया है कौशल विकास के माध्यम से, तो उनको अकाउंट सेक्शन में प्राथमिकता देते हुए पहले उनका इंटरव्यू कराया जाएगा। सरकार की पहल है कि जो दिव्यांगजन हैं और जो एसिड सर्वाइवर हैं, इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसिड का अटैक होता है ज्यादातर ये लड़कियों पर ही होता है और ऐसे में वो अपना जो आत्मविश्वास है वो खो देती है। काफी नुकसान उनका हो जाता है। ज्यादातर चेहरे पर यह अटैक होता है, उसके बाद उनकी जो जिंदगी होती है वो काफी नर्क वाली हो जाती है और ऐसे में उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेम यही कंडीशन दिव्यांगजनों के साथ भी रहती है। सीधे तौर पर जब किसी व्यक्ति के हाथ पैर किसी दुर्घटना में कट जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और पूरी तरीके से आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। सरकार का मानना है कि अगर ऐसे लोगों के स्किल्स डेवलप करी जाए और इनको आगे मुख्य धारा में जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में ये भी सहायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल सरकार की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन अगर इसको चुनावी आईने से देखने की कोशिश की जाए तो ये माना जाए कि योगी सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर युवा हो, महिला हो, और ऐसे में अब दिव्यांगजनों को भी साधने की एक कवायद मानी जाए। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो दिव्यांगजनों के लिए और एसिड सर्वाइवर के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है। ऐसे में 5% का आरक्षण उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग में देना है, कौशल विकास के प्रोग्राम में देना। अगर इसे चुनावी एजेंडे से देख करके अन्य राजनीतिक दल, मुख्य रूप से विपक्षी दल देखते हैं तो ये सीधे तौर पर एक राजनीतिक एंगल होगा। लेकिन सरकार की जो मंशा है इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की, चाहे वो दिव्यांगजन हो चाहे वो एसिड सर्वाइवर हो, अगर ये मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो इनका जीवन यापन बेहतर होगा और उत्तर प्रदेश के विकास में, पूरे देश के विकास में सहयोगी साबित होंगे। किसी के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अगर किसी भी चीज किसमें कमी है, अगर उसे 5% का आरक्षण देकर के आगे की पंक्ति में बढ़ाया जाता है तो ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसे समझना होगा कि कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार की ये पहल है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। जी बिल्कुल पुनीत, और ऐसे में इन चाहे फिर विकलांग हो या फिर एसिड अटैक की पीड़िताएं हों, कहा यह जाता है कि अक्सर ये होता है कि खुद में डिमोटिवेट हो जाते हैं, आगे बढ़ने के बजाय खुद में सोचते हैं कि हमें कौन रोजगार
देगा, कौन हमें काम देगा। ऐसे में ये माना जाए कि उनके मनोबल को भी बढ़ाने की एक कवायद है योगी सरकार की तरफ से, और ये 5% का आरक्षण बड़ा फायदेमंद होगा उन लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरकार ने पहल करी है दिव्यांगजनों को और एसिड सर्वाइवर को मुख्य पंक्ति में जोड़ने की, आगे की पंक्ति में इनको रखने की, ये एक पहल सराहनीय है। अगर इसे राजनीतिक एंगल से ना देखिए तो कहीं न कहीं जिस व्यक्ति के साथ ये हादसा होता है, उसके हृदय से पूछा जाए तो वो बिल्कुल टूट जाता है। और ऐसे में जब उसको कहीं न कहीं एक मौका मिल रहा है कि वो कौशल विकास, देखिए अब तो एआई की भी ट्रेनिंग कौशल विकास करा रहा है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क करा रहा है, और धीरे-धीरे जो जीवन यापन है वो एआई पर आधारित होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो फील्ड वर्क है, ऑफिस में बैठ करके कोई भी दिव्यांगजन या एस्टेट सर्वाइवर इसको काम को कर सकते हैं, अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन यापन बेहतर कर सकते हैं। सरकार की पहल है कि पहला तो मुख्य टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पीठाधीश पर जरूर हैं गोरखपुर के, लेकिन उनके अंदर जो एक भावना रहती है कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो उसे आधुनिकता के साथ जोड़ना है, उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है, और टेक्नोलॉजी के साथ लोग ही जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की आबादी ही जुड़ेगी, तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा और पूरे देश का विकास होगा। ऐसे में दिव्यांगजनों को और एसिड सर्वाइवर को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जो हादसे हुए हैं वो कहीं न कहीं उनके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने से पीछे हटाते हैं। उनके आत्मविश्वास को अगर मजबूत करना है तो उनको मुख्य पंक्ति में आगे की तरफ रखना होगा। और बिल्कुल पुनीत, वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये बड़ी पहल है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और उधर योगी सरकार प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, और इसी कड़ी में 4.24 करोड़ से अधिक छात्रों की शैक्षिक यात्रा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए UDAYAS पोर्टल पर छात्र प्रोग्रेशन अभियान चलाया जा रहा है। शैक्षिक सत्र 2026-27 के तहत अब तक लगभग 3,44,00,000 से अधिक छात्रों का डेटा अपडेट किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा स्तर पर 90% से अधिक छात्र रिकॉर्ड डिजिटल रूप से अपडेट हो चुके हैं। सरकार शिक्षा व्यवस्था को केवल स्कूलों और नामांकन तक सीमित न रखकर डेटा आधारित मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रैकिंग और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ा रही है। और ऐसे में NIC नई दिल्ली द्वारा UDAYAS प्रोग्रेशन लिंक सक्रिय किए जाने के बाद शासन स्तर पर छात्र वितरण अपडेट करने का अभियान भी मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में नए नामांकन को भी प्राथमिकता दे रही है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। मिशन प्रेरणा, निपुण भारत मिशन और स्मार्ट क्लास जैसी योजनाओं के साथ डिजिटल मॉनिटरिंग से शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। और इस खबर पर भी हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, यूपी सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और अब इसको डिजिटल पूरी तरीके से करने की भी कवायद लगातार जारी है। पुनीत, देखिए योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब बेसिक शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के, माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की डिजिटल ट्रैकिंग करेगी। 4,24,00,000 छात्रों की डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था को सरकार मजबूत करने जा रही है, जिसमें तकरीबन 3,44,00,000 से अधिक छात्रों का डेटा अपडेट हो चुका है। UDAYAS पोर्टल पर शैक्षिक सत्र 2027 के लिए सरकार की पहल है कि केवल कागजों पर आंकड़े सीमित ना रहें और सरकार को कोई भी गुमराह न कर पाए। ऐसे में जो डेटा रहेगा वो 90% से अधिक छात्रों का एक रिकॉर्ड कायम करते हुए डिजिटल रूप से अपडेट किया जा चुका है, और भविष्य में जो बच्चे हैं उनका भी अपडेट किया जाएगा, ताकि जब भी कोई उत्तर प्रदेश में कितने जो छात्र हैं वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं बेसिक शिक्षा के, उनको अगर देखना है तो जाहिर तौर पर वो UDAYAS पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। अब शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और जो शिक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए सरकार एक बड़ा पहल कर रही है। डिजिटल की दुनिया में एक बार प्रदेश है बेसिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, और जिस तरीके से छूते रहते थे ये कॉलेज, कंप्यूटर के प्रोग्राम से जो प्रोग्रामेशन कार्यक्रम चलाती थी सरकार, तमाम तरीके की वित्तीय सहायता भी दी जाती थी कंप्यूटर क्लासेस चलाने के लिए, तमाम तरीके की क्लासेस चलाने के लिए। उनमें कितने छात्र अपडेट हैं, कितने छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने छात्र पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सारा डाटा पोर्टल पर अपलोड होगा। जब ये पोर्टल पर अपलोड होगा तो जो वित्तीय सहायता कॉलेजों की करनी है, स्कूलों की करनी है, सरकार को वो भी करने में पूरी मदद मिलेगी। और एक तरफ आंकड़ा भी पूरे तरीके से साफ सुथरा रहेगा कि आखिर कितने छात्र
किस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाऊं तो सरकार ने अगर किसी इंटर कॉलेज को कंप्यूटर लैब बनाने के लिए फंड दिया है और वहां पर कंप्यूटर केवल कबाड़ में रखे हुए हैं, धूल खा रहे हैं और छात्रों की संख्या केवल 20 या 40 है, तो ऐसे में उन पर एक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर वहीं आधे से ज्यादा स्कूल के छात्र कंप्यूटर प्रोग्राम को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है, उनकी लैब को बड़ा करने के लिए सरकार बिल्कुल कदम भी उठा बिल्कुल सकती है। पुनीत, सीधे बहुत तौर बहुत पर अगर धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर अलीगढ़ एक दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक ने बताया कि घटना के वक्त उनका छोटा भाई दुकान पर मौजूद था। उसने सबसे पहले दुकान के भीतर धुआं और आग की लपटें देखी। आग बुझाने के लिए उसने पानी डालने का प्रयास किया, लेकिन इससे आग और भड़क गई। इसके बाद उसने तुरंत परिवार को फोन कर सूचना दी। सूचना मिलते ही पीयूष माहेश्वरी अपना कार्यालय छोड़कर मौके पर पहुंचे और कन्फेक्शनरी की दुकान में रखी थी आतिशबाजी और शादी विवाह में ये प्रयोग की जा रही थी आतिशबाजी, और ऐसे में दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। यहाँ पे जो अचानक आग लग गई, हम लोग दुकानदारी कर रहे थे तो पीछे सामान लेने गए तो गोदाम में आग लगी हुई देखी, तो लोगों ने हमें पकड़ के खींच लिया और फिर आग ज्यादा बढ़ गई। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, यहाँ पे 5 गाड़ियां आई हैं, तब आग पे काबू पाया गया है। कितना नुकसान होगा लगभग? कम से कम 5-6 लाख का नुकसान है। 5-6 लाख का नुकसान होगा। आग किस कारण से लगी? आग शॉर्ट सर्किट के कारण से लगी है, अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया। फरार में दुकान थी बौरी जी की, जिनकी जनरल स्टोर है, उनकी दुकान में आग लगी। वो आग इतनी बढ़ गई कि वो मेरे गोदाम तक आग आ गई। आपको किस चीज का गोदाम? मेरा हार्डवेयर का गोदाम है, मेरे एसी थी और जो है कटआउट वगैरह, डोरी वायरिंग, सब में आग फैल गई। ऊपर घर तक आग पहुंच गई। सब पाइप वाइप वगैरह सब जितने माल था उसमें सब बेकार हो चुका। लगभग कितना नुकसान हुआ है करीब 1-2 लाख रुपए का नुकसान है। ये भुजपुरा चौराहे पर दुकान है हमारी, भौरी जी जनरल स्टोर के नाम से। यहाँ पे 4 बजे आग लग गई थी। जैसे ही मेरे पास फोन पहुंचा, मैं तुरंत आया। छोटा वाला भाई था यहाँ पे, बोला भैया दुकान में आग लग चुकी है, बहुत तेज आग है। फायर ब्रिगेड वाले भी आए, यहाँ पे 5-6 गाड़ियाँ आई थी, जब जाके आग पे काबू पाया गया है। कम से कम 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपलब्ध कराए गए।
जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और ग्रेटर नोएडा में ईडा ने तीर्थली गांव के किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए 7% आबादी भूखंड के आरक्षण पत्र जारी किया है। सेक्टर 29 स्थित तीर्थली गांव के किसानों को यह सुविधा अप्रैल पार्क विकास योजना के अंतर्गत दी जा रही है। ईडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने किसान वीरेंद्र कुमार को स्वयं आरक्षण पत्र सौंपा है और इसके अलावा कुल 588 अन्य किसानों के आरक्षण पत्र भूलेख विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। और उधर नोएडा में पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने दीपक हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल आरोपियों की पहचान अमन और संदीप के रूप में हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाश भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली में से एक बदमाश घायल हो गया। मौके से 2 अन्य नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, कारतूस, चाकू और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। तो आपको बता दें कि दीपक हत्याकांड में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। इनके पास से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी यानी कि 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल और पूछताछ भी कर रही है। दीपक हत्याकांड में ये शामिल थे 4 आरोपी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे भाई के साथ घटना सर ये हुई है। एक लड़का मेरे भाई के साथ घर तक गया, गली तक, उसका नाम विशाल हैगा। वो मेरे भाई को जबरदस्ती गली में से मतलब कह रहा था कि लड़ाई हो गई है, चलने लड़ाई करने के लिए। तो गली के कुछ लड़के थे, उन्होंने भी मना करा मेरे भाई से कि रहने दे, मत जा मत जा। तब भी वो लड़का जबरदस्ती मेरे भाई को लिवा के ले गया। मेरे भाई से मेरी मम्मी ने भी कहा कि कहाँ जा रहा, तो कह रहा मेरा भाई 5 मिनट में आया मम्मी, पीछे गली में जा रहा हूँ। बस पीछे गली के चक्कर में उसको वो ले गया, जहाँ पे लड़कों ने साजिश बना रखी थी, बैठ रखे थे लड़के, 4 लड़के थे वो। और एक जो लड़का ले गया था उसका नाम विशाल था, और 2 लड़कों का नाम मेरे को पता है। एक का नाम पीयूष हैगा, एक का नाम अमन मिश्रा आएगा, और 2 लड़कों का नाम नहीं पता है मेरे को। वो लड़कों का नाम तो विशाल बताएगा, जो अंदर अभी बंदेगा कस्टडी में। थाना 63 अंतर्गत चोटपुर कॉलोनी के निकट हिंदन नदी के किनारे दीपक नाम के व्यक्ति को उसके साथियों के द्वारा चाकू से वार करके घायल कर दिया गया था। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दीपक का पैसे को लेकर विवाद उसके साथियों से था। इसी दरमियान एक बाल अपचारी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक के ऊपर चाकू से वार किया गया था। चाकू से मारा मेरा बेटा, चाकू से मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए। जैसा मेरा बेटा मारा था ऐसे उनको मौत होनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। घर से बुला के ले गए, मेरे बेटा चाकू से मार दिया। बंद करके मारा मेरा बेटा चाकू से। मेरे चाकू मार दिए, उसके सिर में, पेट में, हाथ में, सारा चाकू से मार दिया। क्या कहना चाहोगे आप?
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, दीपक हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल भी हुए हैं। क्या कुछ अपडेट? आर्या, देखिए, ये जो मामला था ये हत्या का मामला था और दीपक नाम के युवक की, जो कि 21 साल का युवक था, उसकी चाकू से गोदकर उसके दोस्तों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और जो ये विवाद सामने आया वो कुछ लेन देन का विवाद था। उसको युवक को घर से, ये चोटपुर कॉलोनी सेक्टर 63 थाना क्षेत्र का इलाका है, उसके घर से दोस्त को लेकर आया गया शाम को 5:30 बजे। उसके बाद उस युवक की हत्या कर दी गई चाकू से गोदकर। और जब युवक का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पे उसकी मौत हो गई और पोस्टमार्टम में और साफ तौर पर नजर आया कि उसकी हत्या चाकू से गोदकर की गई है। अब इसको लेकर पुलिस के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी और टीमें गठित कर दी गई थी आरोपियों को पकड़ने के लिए। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, ये जो 2 आरोपी हैं, अमन और संदीप, ये अपनी बाइक से और सर्विस रोड FNG हाईवे के किनारे से गुजर रहे थे। पुलिस के द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही इन्होंने रोकने का प्रयास किया पुलिस टीम के द्वारा, तो इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा इनके पैर में गोली मारी गई और इनका एनकाउंटर कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अमन और संदीप दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनने पहले भी अपराध किया है। इनके पुराने जो रिकॉर्ड हैं वो भी साफ तौर पे देखे जा रहे हैं। क्रिमिनल्स टाइप के लोग हैं और इन लोगों ने एक ऐसे निर्दोष युवक की हत्या कर दी जिसकी कोई गलती नहीं थी। उस बेचारे को घर से बुलाकर हत्या कर दी। इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल रमेश, इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या पुलिस की पूछताछ में ये साफ हो पाया है कि दीपक की हत्या के पीछे की वजह क्या रही, क्यों की गई हत्या? देखिए आ रहा है, ये जो वजह जो सामने आई जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एनकाउंटर में, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हमारा कुछ विवाद था, विवाद को लेकर ही ये तहस में आके उन्होंने हत्या करी है और एक सुनियोजित साजिश थी। ये कोई अचानक रैंडमली होने वाली कोई घटना नहीं थी, सुनियोजित साजिश थी। साजिश के तहत उसे शाम को 5-5:30 बजे घर से बुलाया गया और 6 बजे उसकी हत्या कर दी गई, चाकू में घोंप दी गई। और उस हत्या के बाद उसकी जो मौत हो गई, मौत के बाद ये लोग फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने दो लोगों का एनकाउंटर कर दिया। अमन और संदीप नाम के दोनों आरोपियों को पैर में गोली मार के घायल कर दिया है। वहीं जो तीसरा आरोपी था, जिस व्यक्ति ने इसको घर से बुलाया था, उसको पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था। उसी की संदिग्ध परिस्थितियां थी उसकी युवक की, उस पर जब तहकीकात की तब भी सामने नजर आया कि इस पूरे घटनाक्रम में कुल 5 युवक इसमें शामिल थे, जिसमें से 3 अभी तक पकड़ गए हैं। एक पहले पकड़ लिया था। 2 का एनकाउंटर देर रात पुलिस ने रात को 1:30 बजे के करीब इनका एनकाउंटर हुआ, क्योंकि इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी गई थी। और ये मैं आपको बता दूं, लगातार नोएडा पुलिस क्राइम को लेकर एक्टिव मोड पर दिखाई देती है। जो भी क्रिमिनल्स है उसके साथ अच्छे से एक्शन करना ये पुलिस का काम हो गया, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। जिस तरीके से परिजनों ने पहले थाने का घेराव किया, उनका कहना था कि हमें हमारे बच्चों को न्याय मिले, क्योंकि हमारे बच्चे की जो मौत हुई वो निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी, ना ही उसने किसी से लड़ाई करी थी, ना ही कोई इस तरीके का क्राइम करा था कि जिससे उसकी हत्या कर दी जाए। एक निर्दोष की हत्या करी गई। इस बात को लेकर परिजन लगातार अपने पुलिस प्रशासन से बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि बड़ी कार्रवाई की जाए। उसी कड़ी में नोएडा पुलिस के द्वारा देर रात जब इन युवकों को रोका गया, मोटरसाइकिल से ये युवक आ रहे थे सर्विस लाइन के किनारे FNG हाईवे पे, तो इन्हें रोकने का प्रयास करा तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और पुलिस के जो जवान थे वो बच गए, उनको गोली नहीं लग पाई, लेकिन पुलिस के द्वारा अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाते हुए इनके पैर में गोली मारी और उनका एनकाउंटर कर घायल कर दिया। बिल्कुल रमेश, अब देखना ये होगा कि पुलिस आगे क्या कदम उठाती है, आगे क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए HNN न्यूज।